नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम हाई कोर्ट पढ़ रहे थे और हाई कोर्ट में हमने 220 आर्टिकल पढ़ा। उसके बाद आर्टिकल 221 शुरू करते हैं। देखो, अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय में आर्टिकल 221 बात करता है जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। उसके बाद आर्टिकल 222 ट्रांसफर की बात करता है। जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण। वहीं बात आर्टिकल 223 की जाए तो ये बात करता है कार्यवाहक न्यायाधीश की। उसके बाद आर्टिकल 224 जो बात करता है वो बात करता है अपर मतलब एडिशनल या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट तो 226 पढ़ेंगे और 226 बात करता है रिट की। सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी होती है फंडामेंटल राइट्स को लेकर उसकी। उसके बाद वहीं 227 बात करता है हाई कोर्ट के द्वारा समीक्षा की, यानी हाई कोर्ट को अधिकार होगा समीक्षा करने का। उसके बाद 228 को पढ़ेंगे कुछ मामलों का हाई कोर्ट में ट्रांसफर। और उसके बाद 231 पढ़ेंगे। ये बात करता है एक हाई कोर्ट का एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त हो जाना। ठीक है, तो इसको जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे 221 से। तो अनुच्छेद 221 में हम क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 221 में हम लिखेंगे संसद द्वारा विधि बनाकर तय वेतन और भत्तों का प्रावधान है। भत्तों का प्रावधान है। वैसे तो भत्ते जो हैं और वेतन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लेते हैं। देखो, कोई भी हाई कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट एक चीफ से और अदर से मिलकर बनता है। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा यहाँ और कुछ अन्य होते हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात की जाए, तो इनका जो वेतन है वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। वहीं जो अन्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वो 2,25,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है, ये इनका वेतन हो गया। अब इससे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? जो इनके वेतन और भत्ते हैं ये तो राज्य निधि पर भारित होते हैं, राज्य के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनके जो भत्ते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश जो जज हैं, इनकी जो
क्या बोलते हैं, रिटायर्ड को क्या मिलती है, पेंशन। इनको जो पेंशन मिलेगी वो संचित निधि पर भारित होगी। तो इसमें बस यही याद रखना कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो जिस राज्य के न्यायाधीश हैं, जिस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो राज्य, उनका सैलरी और अलाउंस जो उन्हें मिलता है, जो भत्ते उन्हें दिए जाते हैं, वो राज्य पर भारित होंगे। जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे और इनकी पेंशन इनको जो मिलेगी वो पेंशन संचित निधि से, केंद्र सरकार से मिलेगी। इसको ये याद रखना, ठीक है। हमारा आर्टिकल 221 कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं 222 पर। अनुच्छेद 222। आर्टिकल 222 बात करता है किसी न्यायाधीश को, किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर या स्थानांतरण। देखो, न्यायाधीश का जो ट्रांसफर होता है इसमें जो है कई बार इसमें बदलाव हुए हैं। एक बार 1977 में बदलाव किया गया, फिर जो थर्ड जजेस केस है उसमें फाइनल कर दिया गया और वही व्यवस्था हम पढ़ते हैं और वही व्यवस्था देश में है। इसमें ये बात याद रखना कि किसी भी जज का ट्रांसफर किसी द्वेष भावना के आधार पर या दंड स्वरूप नहीं किया जाएगा। ये जो है लोकहित में किया जाता है। मतलब किसी ने कोई द्वेष आ गया और जज को पनिशमेंट के आधार पे या दंड स्वरूप जो है ट्रांसफर कर दें, तो ये व्यवस्था नहीं होगी। लोकहित में जो है किसी जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति, इसमें शुरू में क्या था, राष्ट्रपति सीजीआई यानी जो देश के या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से स्थानांतरण कर देंगे एक जज का या अन्य कई जजों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन फाइनली कंडीशन अब क्या है जो वर्तमान में है, उस कंडीशन को चलते हैं पढ़ते हैं। तो इसमें जो है थर्ड जजेस केस पढ़ना होगा। 1998 का है, मैंने आपको पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ रहे थे। इसमें व्यवस्था क्या है कि इसमें सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठतम जज तथा किसी भी हाई कोर्ट के 2 मुख्य जज तथा, आगे नहीं लिखेंगे नीचे लिखेंगे, तथा जिस हाई कोर्ट से स्थानांतरण हो रहा है वह जहां हो रहा है एक एक हाई कोर्ट, एक एक जज की सलाह लेना अनिवार्य होगा। आसान भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में कैसे समझते हैं। कोई ए नाम का हाई कोर्ट, ए नाम का हाई कोर्ट, एक एस नाम का हाई कोर्ट है। अब ए नाम के हाई कोर्ट से एस नाम के हाई कोर्ट में जो है 2 जजों को भेजा जाना है, ट्रांसफर किया जाना है। तो उसके लिए क्या अनिवार्य है, उसके लिए अनिवार्य होगा सीजीआई और 4 वरिष्ठ जज, एक पैनल बनेगा, सीजीआई और 4 वरिष्ठ जज होंगे। दूसरा, देश के 25 में से किसी भी 2 मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको लिया जाएगा। तथा ये जो 2 ट्रांसफर वाले हाई कोर्ट हैं, एक ए से निकाला जा रहा है
और एस में भेजा जा रहा है, तो दोनों से एक एक जज शामिल करके उसके उनकी सलाह ली जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इसे समझ लेना, जो जज का ट्रांसफर है वो आर्टिकल 222 में है। जज का ट्रांसफर दंड स्वरूप नहीं किया जाएगा, लोक हित में किया जाएगा। और इसके लिए व्यवस्था ये है कि एक पैनल काम करता है ट्रांसफर में। जो ट्रांसफर किया जा रहा है किसी जज का, उसमें कौन कौन होगा, एक सीजीआई होंगे, सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे यानी वरिष्ठतम जज, 2 हाई कोर्ट के मुख्य जज होंगे किसी भी हाई कोर्ट के, और 2 जज वो लिए जाएंगे जिस हाई कोर्ट से जज को भेजा जा रहा है, एक जज उससे, और जिस हाई कोर्ट में जज को भेजा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, एक जज वहां से शामिल होगा। तो ये याद रखना, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है थर्ड जजेस केस याद रखना 1958 में पढ़ा जाएगा। उसके बाद 223 पर चलते हैं। आर्टिकल 223, अनुच्छेद 223 कहता है राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी जज को कार्यवाहक जज नियुक्त कर सकता है यदि, कंडीशन क्या होगी, यदि जो नहीं, कार्यवाहक नहीं, मुख्य जज नियुक्त कर सकता। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी जज को कार्यवाहक मुख्य जज, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी जज को उसी हाई कोर्ट में, उसी हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या जज, न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कंडीशन क्या होगी, यदि जो मुख्य जज हैं, जो वास्तविक मुख्य जज हैं, वो अनुपस्थित हैं या कार्य के निष्पादन में असमर्थ हैं, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। आर्टिकल 223 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आर्टिकल 224, अनुच्छेद 224 बात करता है जो एडिशनल होते हैं और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनकी नियुक्ति की। आर्टिकल 224 कह रहा है अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, समझने की बात है। यहां 2 तरह के जज शामिल होंगे। एक जज तो वो है जो अपर कहला रहा है, एडिशनल है या अतिरिक्त है। ऐसा समझते हैं कोई ए नाम का हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट में जजों की संख्या 40 है। 40 होने के बाद भी जो है 4 जजों को नियुक्त किया जाना, ये समझना आप, नियुक्त किया जाना, अतिरिक्त जज कहला रहे हैं। अभी कितने हो गए,
अभी 44 हो गए। अतिरिक्त जज जो एडिशनल होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जजों की संख्या पूरी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जज जो है लेने अनिवार्य हो गए हैं। उसका आधार क्या होगा? उसका आधार ये होगा कि हाई कोर्ट का कामकाज बढ़ गया है, बढ़ गया है। जब हाई कोर्ट में कामकाज बढ़ जाता है, या जो काम पेंडिंग पड़ा है, पेंडिंग कार्य अधिक इकट्ठा हो गया है, तो उसमें जो है अतिरिक्त जज शामिल कर लिए जाते हैं। ये जो अतिरिक्त जज होंगे, इनका जो लिमिट होगा नियुक्ति का, अधिकतम 2 वर्ष अधिकतम होगा। 2 वर्ष से अधिक जो है किसी जज को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब कार्यकारी की तरफ चलते हैं, तो कार्यकारी बात करता है कि ए नाम का कोई हाई कोर्ट था, और इस हाई कोर्ट में जो है 40 ही जज थे, लेकिन अभी जो है 30 जज आ रहे हैं। कितने अनुपस्थित हो गए? 10 जज अनुपस्थित हो गए। तो इन 10 जजों की पूर्ति करने के लिए कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यहां क्या लिखेंगे हम? जब हाई कोर्ट में मुख्य जज को छोड़कर, मुख्य जज के अलावा, अरे वाह, मुख्य जज के अलावा, जब हाई कोर्ट में मुख्य जज के अलावा जजों की अनुपस्थिति, जज अनुपस्थित हों, जब हाई कोर्ट में जज अनुपस्थित हों, इसमें कौन शामिल नहीं होगा? इसमें मुख्य जज शामिल नहीं होगा। अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति द्वारा कौन से जज, कार्यकारी जजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहां भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। तो यहां इस कार्यकारी में ये बात याद रखना कि जो कार्यकारी न्यायाधीश होगा, उस न्यायाधीश को जब तक जो अनुपस्थित जज हैं, जो स्थायी जज आ नहीं जाते, तब तक जो है ये अपने पद पर बना रहेगा। स्थायी जज आएंगे, अनुपस्थित जो थे अस्थायी जज चले जाएंगे, ये अस्थायी है। अस्थायी ये भी है, लेकिन इनका कार्यकाल 2 वर्ष का ही है। लेकिन इन जजों का कार्यकाल जब तक है, जब तक जो है स्थायी जज वापस नहीं आ जाता। इसको याद रखना। अब इसका कार्यकाल मैक्सिमम कितना होगा, अधिकतम? तो इसका कार्यकाल अधिकतम 62 वर्ष होगा। सपोज करते हैं कि 60 साल की उम्र है इनकी, और ये पिछले 2 सालों से जो है काम कर रहे हैं कार्यकारी के रूप में, एग्जीक्यूटिव जज के रूप में काम कर रहे हैं। तो 62 वर्ष जैसी इनकी उम्र होगी, स्थायी आए या ना आए, इनको फिर जाना होगा। ऐसे समझते हैं इनकी उम्र थी 58 वर्ष, तो अभी ये 62 वर्ष में रिटायर होंगे। पिछले 4 साल से जिस जज की जगह इन्होंने काम शुरू किया था, वो जज नहीं आ पा रहे हैं, तो ये 4 वर्षों तक रहेंगे। तो दोनों में जो है ये अंतर याद रखना। इसमें नोट करके एक बात याद रखना कि चाहे अपर जज हो, चाहे कार्यकारी जज हो, दोनों की कंडीशन में 62 वर्ष उम्र की लिमिटेशन होगी ही होगी। इससे अधिक उम्र जो है, अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जज के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसमें जो है हमारा कंप्लीट हुआ 224।
नंबर नेक्स्ट। अब 225 नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारी मर्जी। और 226 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जा सकता है। और 226 के तहत 5 प्रकार की जो रिट होती हैं, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसमें ये याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा था वो 32 के तहत कर रहा था। आधार दोनों का फंडामेंटल राइट्स का ही हनन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है रिट जारी करने में। यहां जो है हाई कोर्ट बाध्यकारी नहीं है रिट जारी करने में, हाई कोर्ट के विवेकाधीन है। ये विवेकाधीन शक्ति है। तो अगर अनुच्छेद 226 का कंपेयर करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति देखी जाए तो यहां आकर हाई कोर्ट की शक्ति अधिक हो जाती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिट जारी कराना चाह रहा है उसके लिए रिट जारी कर दे हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट का विवेक है। इसको फिर से समझते हैं। जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो वो 2 जगह जा सकता है, या तो हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए, प्रवर्तन में लाने के लिए आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करेगा। उसको करनी होगी अगर वास्तव में वो व्यक्ति पीड़ित है। हाई कोर्ट इसी रिट को फंडामेंटल के परिवर्तन के लिए, किसी व्यक्ति का हनन हुआ है मौलिक अधिकारों का, अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट को ये रिट जारी करनी पड़े, वो मना कर देगा। सीधी बात ये है, उसे नहीं करनी, वो मना कर देगा, तो ये व्यक्ति अब दौड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। तो यहाँ आकर जो है शक्ति अधिक मानी जाती है हाई कोर्ट की। तो ये विवेकाधीन है, विवेक पर निर्भर करता है करनी है रिट या नहीं करनी है। जैसा मूड होगा वैसा काम होगा, है ना। उसके बाद 227, अनुच्छेद 227 क्या कहता है अभी? अनुच्छेद 227 बहुत अच्छी बात करता है। क्या करता है? ये कहता है कि हाई कोर्ट के द्वारा समीक्षा, समीक्षा किसकी? हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों की समीक्षा कर सकेगा, की समीक्षा करेगा। इसी के साथ ये भी याद रखना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसी विधि जो गैर संवैधानिक है, उसे रद्द किया जा सकता है। इस बात को फिर से समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 227 कुछ, अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को यह शक्ति देता है कि जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उनकी समीक्षा करें, समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ 227 हाई कोर्ट को यह भी शक्ति देता है कि केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा कानून बना रही है जो
संविधान के विरुद्ध हो, बल्कि केंद्र सरकार के साथ साथ अगर राज्य सरकार भी कोई ऐसा कानून बना रही है जो संविधान के विरुद्ध है या मूल ढांचे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन करता है, तो हाईकोर्ट स्टे लगा सकता है। हाईकोर्ट तत्काल प्रभाव से क्या कर देगा, उस पर रोक लगा देगा, उस विधि को निरस्त कर देगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था 1975 में, जो इंदिरा गांधी उस समय तत्काल प्रधानमंत्री थी, चुनाव रद्द कर दिए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और रोक लगा दी थी 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने की। देश के प्रधानमंत्री पर एक राज्य का हाई कोर्ट कितना बड़ा फैसला ले रहा है। तो यहां जो है 227 याद रखना। नेक्स्ट, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे भूगोल, नहीं अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 क्या कहता है? अनुच्छेद 228 कहता है कुछ मामलों का हाई कोर्ट में स्थानांतरण। यानी इसमें क्या है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें विधि से संबंधित कोई बड़ा प्रश्न निहित है, तो हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। और दो तरह की प्रतिक्रिया देगा यहां। कौन कौन सी प्रतिक्रिया देगा? एक प्रतिक्रिया तो देगा कि उस प्रश्न का निर्णय करके मामले को वापस अधीनस्थ न्यायालय को भेज देगा। एक प्रश्न का निर्णय दिया और वापस भेज दिया कि मामला देखते रहो अब आप। या पूरे मामले को सॉल्व कर सकता है, पूरे मामले पर निर्णय दे सकता है। तो अनुच्छेद 228 भी अच्छा है। अनुच्छेद 228 क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट कुछ मामलों को ट्रांसफर करा सकता है अपने यहाँ। हाई कोर्ट के अंडर में जो न्यायालय काम कर रहे हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय है, अगर उसमें कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसमें कोई विधिक, कोई कानून का कोई बड़ा प्रश्न है, उस प्रश्न के आधार पर जो है अधीनस्थ न्यायालय से वो मामला अपने पास मंगाएगा और मंगाने के बाद जो है उस पर निर्णय देगा। अब या तो जो है निर्णय उस प्रश्न से संबंधित देगा और पूरा मामला अधीनस्थ न्यायालय को वापस कर देगा, या फिर जो है पूरे ही मामले पर निर्णय दे देगा। तो इसमें जो है 228 में याद रखना, ये शक्ति भी संविधान के द्वारा हाई कोर्ट को दी गई है। उसके बाद लास्ट अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 हमने शुरू वाले दिन ही जब हाई कोर्ट को पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था। ये कह रहा है संसद विधि बनाकर एक या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट को नियुक्त कर सकती है या एक हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। ऐसे लिखेंगे, एक हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। मतलब हाई कोर्ट एक होगा और उसका न्यायिक क्षेत्र जो है एक से अधिक राज्य बन जाएंगे। तो हमारे जो है हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे जो मुझे सही लगते थे, मैंने वो पढ़ाए हैं आपको, आप भी इनको पढ़ना। तो ये जो है हाई कोर्ट से संबंधित जो फैक्ट था, मुझे ऐसा लगता है हमने पढ़ लिया। जो बचेगा उसे आगे देखेंगे, नहीं बचेगा तो आगे जाएंगे। ठीक है।